वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डीएसएल मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर करवा रहा हूँ। ये 2023-24 का है और इसको करवाने का मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों देखें, पेपर का पैटर्न यही रहने वाला सेम है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर हमें फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या होती है। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। देखो ये कह रहा है अगर हम प्राइम नंबर का फैक्टर करते हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं। देखो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखो मैं आपको ना खाली ये नहीं एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा ताकि आपकी पेपर की तैयारी हो सके। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पर इसने बोला टोटल नंबर कितने होंगे फैक्टर प्राइम नंबर के। अब इनके टुकड़े कर लो। जो 2 है वो किसके टेबल में आता है, 1 के और 2 के। 3 किसके टेबल में आता है, 1 और 3 के। 5 किसके टेबल में आता है, 1 और 5 के। तो ये जो नंबर होता है ना ये अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसलिए इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3। ये कह रहा है अगर, हिंदी में देख लो, ये कह रहा है यदि द्विघाती बहुपद का एक शून्य 3 है तो m निकालो। अगर ये शून्य का ना तो हम इसको x की जगह पुट कर सकते हैं, तो हमें m पता लग जाएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस m इक्वल टू में 0 लगा लेंगे। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जो शून्य का है ना ये x की वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो 0 है ना ये x की वैल्यू होता है। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। x की जगह लिख देंगे 3 लिख देंगे। 5x की जगह 3 लिख देंगे। 3 की पावर 2 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 15 9 कितने हो गए, 24 माइनस का m जाके क्या हो गया, प्लस का m हो गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया बी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको डिस्टेंस पता लगानी है एक्स एक्सिस से। ये कह रहा है जो एक्स अक्ष से ये जो 5 कोमा माइनस 6 इसकी दूरी पता लगाओ। देखो आपको याद रखना है जब एक्स अक्ष से दूरी होगा ना तो वाई वाला आंसर होगा। आपको इसको सोल्व नहीं करना, अगर आप करना चाहे तो आप ग्राफ बना के कर सकते हैं। देखो बना लो, 1 2 इधर होता है, -1 -2 इधर होता है, -1 -2 इधर होता है। जैसे अब 5 को -6 तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा ना, तो खाली फोर्थ बना लो। तो देखो x का 5 है, y का -6 है, x का 5 y का -6, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। तो इसने पूछा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो x से कितनी दूरी पर है। तो ये जो है पॉइंट x से कितनी दूरी पर है, तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद रखना जब x से दूरी बोलेगा तो y आंसर होगा, y x से दूरी बोलेगा तो x आंसर होगा, लेकिन माइनस का कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमें ये सिमिलर दे रखे हैं। तो कह रहा है अगर b 53 है, f 76 है तो a कितने का होगा। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया। अब b 53 है, यहाँ नाम लिख लो a b c d e f। तो b कितने हैं, 53, f कितना 76। ठीक है, अब देखो ये a जो है वो d के बराबर है ना,
ये जो ए है वो डी के बराबर है, जो बी है वो ई के बराबर है। बी किसके बराबर? ई के। तो बी 53 है, तो ये भी 53 हुआ। और सी एफ के बराबर है, सिमिलर में बराबर होते हैं ये। तो ये एफ 76 का, तो ये भी कितने का? वो 76 का। तो एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है ना। देखो ध्यान समझो, पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे का, तीसरे वाला तीसरे का। जानबूझ के एक इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू दे दी, जानबूझ के एक इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू दे दी। तो आपको क्या करना है, आप बनाना नहीं तो सिंपल करो, इन दोनों को छोड़ के 180 में से घटा लो। तो 180 में से घटा दो, दोनों को जोड़ दो, 6 3 9, 7 5 12, 10 में से 9 गया 1, 7 में 2 गए 5, 51। तो 51 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या गया? 51 आ गया। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी आंकड़े का माध्यक और बहुलक इतना दे रखा तो माध्य कितना होगा। इंग्लिश में कह रहा है अगर हमें मीडियन और मोड दे दें तो हमें मीन निकालना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड कितना है? 52.4। यहां पर लिख देंगे, हिंदी में लिख देता हूँ बहुलक बराबर। देखो ये फॉर्मूला होता है ये, और कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, नहीं तो इन तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा वो आपको बतानी पड़ेगी। तो 3 मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन है डियर 52, और मीन कितना दे रखा है? मीन हमें पता नहीं है, 2। मीन का मीन लिख दिया। फिर 52.4, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, देखो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बस। अभी माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब घटा दो, पॉइंट लगा के देखो, घटाना सबको आता ना, इस तरीके से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। 10 में 4 के 6, 5 में 2 के 3, और 5 में इस तरीके से 103.6। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई वाला 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। वीडियो को ये फायदा कि पीछे करके दोबारा देख सकते हो, पॉइंट वाला उतारेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 8 जा 16, तो 51.8 हमारा आंसर है। ये रहा बी। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या है? बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर साइन थीटा 4/5 है तो कोट थीटा कितने का होगा? ये कह रहा है अगर साइन थीटा 4/5 है। देखिए वीडियो बना रहा था, अचानक रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, मैं करता चला गया। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी कर दिया था, तो शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो और ज़रा टाइम वेस्ट हो जाता। अब देखो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। ओके, तो हमसे बोला कि कोट थीटा कितना होगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन थीटा का हम लोग का था P/H, कोस थीटा का B/H। अब देखो कई बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं तो ऐसे याद रखते हैं, लाल कक्का, ल आ ल क आ। तो मैं तो ये कहूंगा इंग्लिश में याद रखो P/H। तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P/H। हमने यहाँ लिख लिया P और ये H। ठीक है, फिर हमने ये ट्राइंगल बना लिया। अब देखो हमने यहाँ थीटा लिख लिया। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। आप इसको भी एंगल मान सकते हो, इसको नहीं मान सकते, क्योंकि 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को थीटा नहीं लेते। ठीक है, तो ये थीटा तो इसके सामने वाले को बोलते हैं P, और थीटा की लाइन वाले को बोलते हैं B। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये निकालना है।
और जब भी 90 डिग्री होता है तो हम पाथागोरस प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये सर्कल नहीं लगा रहा, मैं तो समझा रहा हूँ। तो पाथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, कर्ण का, आधार का और लंब का स्क्वायर। अब एच कितना दे रखा है? एच दे रखा है हमें 5, 5 का स्क्वायर आ गया। और ये हमें कितना दे रखा है? हमें निकालना है, अभी से हटा दो, हमें निकालना है। और पी कितना दे रखा है हमें? 4। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 दूनी 10 मत कर देना। ऐसे 4 का स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 25 प्लस का 16 माइनस का हो गया, 25 में 16 गए 9, और 9 का रूट होता है 3। तो अब लिख दो ये 3 आ गया। अब इससे पूछो क्या पूछना है, जो मर्जी पूछ ले, मतलब जो मर्जी, मतलब इसमें से साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट में। तो इसने पूछा क्या है? कोट थीटा पूछा है, ठीक है। तो कोट थीटा पूछा ना, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से पता लगा लो। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी, क्योंकि देखो नीचे लिखा ना, तो बी अपॉन में पी लिख दिया। तो बी कितना है? थीटा वाली लाइन को बोलते हैं 3, और पी कितना है? 13 4। तो ये आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपने हिंदी में देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो उनके द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो क्या होंगी? तो देखो आपको ये पता होना चाहिए। इसने बोला है, इंग्लिश में देख लो, ये कंसिस्टेंट बोल रहा है, और ये कह रहा है जो लाइन बनेगी वो इनमें से कौन सी होगी। देखो जब इसने कंसिस्टेंट बोला ना, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो 3 प्रकार की फिगर बनती है, या तो लाइन काटेगी, या वो पैरेलल होगी, या एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। जब लाइन एक दूसरे को काटती है ना, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और जब पॉइंट निकलता है जहां टच करते हैं तो उसके से उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो इसने ये बोला ना संगत कौन कौन से हैं। तो देखो संगत, जब किसी के साथ रहोगे तो ये किसी के साथ रह रहा है, संगत में है, और ये सारे मिलजुल के रह रहे हैं तो ये भी संगत में है, तो इसे भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, संगत बोलेंगे, ठीक है। ये भी संगत है, ये भी संगत है। इसके सॉल्यूशन 1 है, इसके सॉल्यूशन में नहीं है। और क्योंकि ये पैरेलल एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, इतना डार्क नहीं करना, इसे समझाने के लिए बताया, काटती नहीं है, तो ये असंगत है, संगति में नहीं रहना चाहती। इनकंसिस्टेंट पैरेलल होगा। तो कंसिस्टेंट में जब हम दो इक्वेशन लेते हैं ना, जैसे a1x b1y प्लस सी, a2x b2y प्लस सी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो इनके कोएफिशिएंट की जो रेशियो होती है वो बराबर नहीं होती इसमें, इंटरसेक्टिंग में। पता है मेरा मेन मकसद क्या, खाली ये क्वेश्चन करवाना नहीं है ना, कोई और आगे फिर आप आराम से कर लोगे। और पैरेलल में ये एक इक्वल होता है, एक इक्वल नहीं होता। और मैनी में ये क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं अगर संगत है तो कौन सा होगा इसमें से। तो देखो संगत में कौन कौन सी पिक्चर बनती है, एक प्रतिच्छेदी की, इंटरसेक्टिंग की, और एक कंसिस्टेंट की। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगर यहां पर ये होता है इनकंसिस्टेंट तो ये होता है पैरेलल। क्या हो जाता है? पैरेलल, ठीक है। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ इसके। तो और प्राइम फैक्टर के बाद जो 5 है उसके ऊपर कितनी पावर आएगी। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हमने लिख उतार लिया 1 3 1 2 5 उतार लिया। अब इसको करेंगे इसके प्राइम फैक्टर। तो 5 2 जा 10, 3 बजे 5 6 जा 30, 1 दिया 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 1 दे दिया, 5 2 जा 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, ये ना जाने की 0 हो जाएगी, 5 जा 25। फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 5 के ऊपर कितनी पावर आ रही है? 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ गया? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया? बी, ठीक है। आंसर क्या गया इसका? बी। अब इसके बाद इसने बोला है कि अगर 1.5 मीटर टोल कोई ऑब्जर्वर है, वो 20.5 मीटर अवे है, ठीक है, जो फ्रॉम ए टावर
22 मीटर हाई, जो 22 मीटर हाई है, तो आपको एंगल निकालना है, एंगल कितने का आएगा आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और 22 मीटर ऊंचे टावर से देख रहा है, और टावर और उस लड़के के बीच की दूरी 20.5 है, तो एंगल कितने का 45 का आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप ध्यान से समझो। देखो, जो लड़का है ना उसकी हाइट 1.5 है, और जो ये टावर ना, इस पूरे की हाइट जो है वो 22 है, और यहाँ की जो दूरी है ना दोनों के बीच की वो 20.5 है। तो ये कह रहा है इसकी आर्क से जो एंगल बन रहा है वो पता लगाओ। तो जहां से एंगल लेते हैं ना वहीं से हमें ये लाइन लेनी पड़ती है, वहीं से ये लाइन लेनी पड़ती है, ये छोड़नी पड़ती है। तो पूरी 22 है, तो ये कितने की हुई, तो 22 में से 1.5 घटा दो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 20.5। तो यह कितने आ गया 20.5। अब ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर ये 20.5 है तो ये भी 20.5 होगी। अब हमें थीटा निकालना है, तो आप बताओ थीटे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, बेस, और थीटे के सामने वाले को बोलते हैं पी। तो पी और बी में कौन सा फॉर्मूला लगता है, अभी मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, बताया था ना ये। तो बताओ पी और बी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ये लगेगा tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू पी अपन में भी लिख दिया। तो tan थीटा पी कितना है, पी 20.5, और बी कितना है 20.5। tan थीटा 20.5 को काट दिया, 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू tan थीटा में कितनी है, tan 45, तो tan से tan कट गया, थीटा कितना आ गया 44 डिग्री आ गया। आगे समझ में, इस तरीके से कोई क्वेश्चन करना होगा आपको। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाओगे अगर उससे अच्छे से कर पाते हो। अगर यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है कि अगर सरकमफ्रेंस डबल हो जाए तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप मान लो सरकमफ्रेंस पहले 100 थी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस 100 थी, तो सर्कमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकालेंगे, 2πr इजिकल टू 100, क्योंकि जब हमें आंसर दिया होता तो हम फॉर्मूला इधर लिखते हैं। तो r कितने का आ गया 100/2π, यानी कि 2 से काटो 50/पाई आ गया। पाई को मत खोलना, ऐसे केस में पाई को खोलोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो अगर सर्कमफ्रेंस 100 है तो रेडियस कितना आ गया 50/पाई, तो इससे एरिया कितना निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई मल्टीप्लाई में r कितना है 2 बार लिख लेंगे, 50/पाई 50/पाई। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो कितना होगा 2500/पाई। मतलब अगर सर्कमफ्रेंस 100 है तो एरिया इतना निकलेगा। अब इसने बोला क्या, इसने बोला है कि सर्कमफ्रेंस डबल हो गई, यानी कि 100 से क्या हो गया 200 हो गया, तो फॉर्मूला वही रहेगा, आर निकालिए 1 मान लो, आर को यहाँ पे 2 मान लो, तो 200/2π, तो 2 से कट गया तो 100/पाई आ गया। तो आपने देखा कि जब सर्कमफ्रेंस डबल हो रही है तो रेडियस भी डबल हो रही है। अगर ये पूछता कि अगर सर्कमफ्रेंस डबल हो रही है तो रेडियस क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि 50 का 100 आ गया। लेकिन इसने एरिया पूछा, तो एरिया कितना डबल होगा, या डबल होगा या 4 गुना होगा, कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 100/पाई 100/पाई, तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 10,000/पाई। अब आप बताओ ये और ये 25 का कितना गुना करें कि वो 10,000 आ जाए। तो 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 से 75, 25 को 100, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर लगा है ना,
तो इसलिए वो सीधा 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 गुना। मैंने बहुत ही आराम से समझाया, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करना है, अगर पता लगाना ना कितना गुना होगा तो ऐसे करना है। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो बचेगा 10,000 बटे में 2500, 25 चौका 10,000, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 11 हमारे सामने। ये कह रहे हैं अगर 5 नंबर का मीन 15 है, ठीक है, इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर, अगर हम एक नंबर को और ले लेते हैं, द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17। देखो 5 नंबर का 15 है, 6 नंबर का 17 है, तो कह रहे उस नंबर को बताओ जो हमने जोड़ा होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, समझाया मैंने हिंदी में ये, ठीक है। ये ठीक है, 5 संख्या का माध्य 15, और अगर एक संख्या जोड़ी तो 6 का इतना हो जाता है। तो छठा नंबर कौन सा? सिंपल तरीका करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 6 को इससे मल्टीप्लाई करो। 15 पंजे 75 और 7 6 के 102। अब घटा दो, 12 में से 5 के 7, 9 में 7 के 2, 27 नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कौन सा परिभाषित नहीं है। तो आपको इसके लिए सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ऐसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 0 डिग्री होता है, उसकी 1 होती है, तो साइन का उल्टा, तो ये कोसेक 0 डिग्री की कोट 90 की जो वैल्यू होती है वो निकलती है साइन अपन में कोस अपन में साइन से, ठीक है। तो कोस 90 होता है 0, तो 0 अपन में 1, तो 0 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर मैं सीधा बता दूँ, कोसेक 0 डिग्री आएगा। आप जो है वैल्यू सारी याद कर लेना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे tan 0 लिखा है, तो साइन अपन में कोस होता है 0 0 होता है, सेक सेक लिखा तो 1 अपन में कोस 0 होता है, तो 1 अपन में कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसका आंसर ए है, ठीक है। आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जब 1 अपन में 0 आ जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल दो, तो वही है। तो एक आंसर कितना है? कोसेक 0 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ABC बना लो बना लिया। ये कह रहा है ABC, ये कह रहा है PF पैरेलल है BC के, ये BC है, तो अगर इसकी पैरेलल तो ऐसे लाइन डलेगी। ये कह रहा है AP 4 है, PB 12 है, AC पूरा 14.4 है, तो आपको CF निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ना BPT थ्योरम लगी है। यहाँ पे हमें ABC दे रखा है और यहाँ पे हमें PF दे रखा है, और इसने बोला है कि PB 12 है, ये 12 है, और यहाँ पे AP जो है 4 है, ठीक है। तो इसने बोला है AC 14.4 है। जब यहाँ पर टोटल ले रहा है, तो यहाँ पर भी हम टोटल ही लेंगे, 12 4 16, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना CF, हमें ये निकालना है। तो फॉर्मूला आपको खुद बनाना आना चाहिए, BPT थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि साइड जो होती है प्रोपोर्शनल होते हैं, इधर का जितना हिस्सा होगा उधर का उतना हिस्सा लेना है। तो हम लेंगे AB बटे में, हमें इधर क्या निकालना? CF। तो अगर CF निकालना तो बटे में हम BP ले लेंगे। आपको सर हमने ऐसा तो करा नहीं, हम तो हमेशा ये और ये लेते थे। तो वही तो करो, कंसेप्ट समझो। इधर का जो हिस्सा लेते हैं उधर का भी वही हिस्सा लेंगे। जैसे इधर हमने AB पूरा लिया, क्योंकि यहाँ टोटल दे रखा था, तो हमने इसको भी टोटल बना लिया, तो AC। और नीचे हमने क्या लिया? PB। क्यों लिया? क्योंकि हमें CF निकालना था। तो इधर जो टुकड़ा लोगे उधर भी वही टुकड़ा लेना पड़ता है। तो AB कितना है? 16, और ये 12, और ये कितना है? 14.4। इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 4 3 12, 4 4 16। अब देखो 4 बटे 3, 14.4 अपन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x 14.4 मल्टीप्लाई 3, 14.4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 चला गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। इसे काटो, 4 3 12, 4 3 12,
पॉइंट के बाहर चला जाएगा इधर 2, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ होगा 24, 4 6 24 आ गया। तो 3.6 मल्टीप्लाई में 3, तो कितना होगा 3 6 18, 3 9 और 1 10, पॉइंट एक के बाद लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 10.8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर 10.8 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल, तो कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। हमसे इसने बोला है कि इसका जो है ना शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो शून्य का जो हमें गुणनफल निकालना होता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे शून्य का गुणनफल निकालना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, आप फॉर्मूला लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन में ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना दे रखा है, हमें निकालना नहीं अल्फा बीटा, हमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे ए कहते हैं, और जो खाली एक्स के साथ होता है उसे बी कहते हैं, और जो अकेला होता है इसे सी कहते हैं। तो माइनस बी कितना है 7, ए कितना है 3, तो माइनस का 7/3 आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर टू द एलसीएम ऑफ ए नंबर इज इतनी, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर इज, तो एलसीएम पता लगाना आपको। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन है आपका। अगर दो संख्याओं के गुणनफल का उनके एलसीएम का अनुपात इतना है, देखो जो बोला वही करेंगे हम। क्या बोला उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, वो कितना दे रखा 15/1। तो हिंदी में दो संख्याओं को देखो कितना घुमा के दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, मतलब रेशियो को बटे में लिखते हैं ना, 15:1 है, यानी कि 15/1 है। तो कह रहा है एलसीएम कितना होगा। डियर आप खुद बताओ, जब हम दो संख्या के गुणनफल को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो उसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम तो 15 ही आ गया, 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 15। अब ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ जिन बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा। देखो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम, इक्वल टू में होता है दो संख्याओं का गुणनफल।